नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। हाय अनंत भाई। हाय अनंता भाई। दोस्तों, इस प्रोग्राम की मदद है आप भाइयों का, यही तो प्यार है। मीटिंग में आते रहता हूँ, क्योंकि मीटिंग में नहीं आता तो शायद आज जिंदा भी नहीं होता। जिस तरह से मैंने आज भी शराब नहीं पी है, ये सब चमत्कार दोस्तों, यहाँ मीटिंग में आने के बाद भगवान की कृपा से जिस तरह से मैं इस फेलोशिप से जुड़ा हूँ, और ये मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए मैं कितना ग्रेटिट्यूड मन में रखता हूँ। क्योंकि यही एक मुझे मार्ग लगा कि जहाँ पे आने के बाद मैं अपने आप को संभल सकता हूँ। क्योंकि जिंदगी में न जाने कितनी ठोकरें खाई, और सब जगह से जब मैं नाकारा गया, ठुकराया गया, अपनों ने परायों ने सबने जब मुझे कचरे का डब्बा समझकर कूड़ेदान में फेंक दिया, तो कहीं तो भी ऐसा लग रहा था कि यार अभी जीवन जीने से कोई मेरा कोई मकसद नहीं रहा आज। और मुझे ऐसा जीवन जीने से मुझे मर जाना मेरे लिए बेहतर होगा। यही मेरे थॉट्स रहते थे दोस्तों आखिरी आखिरी, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ा लिखा एक जमाने में एक मेडिकल स्टोर का मालक, जिसके पास सब कुछ था, लेकिन पता नहीं इस बीमारी में किस तरह से मैं फंस गया। जब तक कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आता, इसके पहले रियाब नहीं जाता, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि शराब पीना अपने आप में एक बीमारी है। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे घर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे घर से ये अल्कोहलिज्म की जो शुरुआत हुई थी मेरे पापा से। मैंने कहीं तो भी वो देखा था उनका जो अल्कोहलिज्म था। मुझे हर बार लगता था कि यार नहीं अनंता, तू ऐसा नहीं करेगा। और मेरी माँ भी मुझे हमेशा बोलती थी कि अनंता, तुझे ये सब नहीं करना है, और तुझे अपनी अच्छी पढ़ाई करके तेरा जो एम है उसको तुझे फुलफिल करके तुझे आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं आगे बढ़ते गया, मेरी पढ़ाई कॉलेज लाइफ में आया, तो एक मन में तो अट्रैक्शन था ही। जो मेरा आज की जो टॉपिक है, मेंटल ऑब्सेशन ऑफ अल्कोहलिक, एक मेंटल ऑब्सेशन था। से मतलब एक कभी तो भी एक विचार थे कि यार कभी ना कभी तो आनंद लिया जाए। जो बाकी लोग करते हैं मुझे वो सब नहीं करना है। बस मुझे दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट के लिए एक आधी बार, बाई चांस, कभी कभार, ये सोचकर दोस्तों मैंने वो घूट लिया था दोस्तों के साथ। और उसके बाद में मुझे लगता है कि मैंने एक दो साल तक तो नहीं लिया होगा, लेकिन फिर वही मेंटल ऑब्सेशन जागरूक हुआ, जो मेरे अंदर खचाखच भरा हुआ था दोस्त। एक जुनून था अंदर में कि यार बाकी लोग पीते हैं, मुझे उस तरह से नहीं, मुझे एकदम मेरे हिसाब से इस शराब का मुझे एंजॉय लेना है, ना कि किसी को हर्ट करना है। बस मुझे सेहत बनानी है। इसलिए मैंने, जब मेरा शॉप ओपन हो गया था, तो उसके बाद में जब भी मुझे इच्छा हुई तो मैंने बियर ही पी। मैक्सिमम टाइम मैंने बियर ही पी है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तो मुझे समझ में आया कि यार बियर में तो बहुत ज्यादा पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वाइन पे ट्राई करते हैं। तो मैंने उस वाइन को ट्राई किया, विस्की ट्राई किया, वो रम ट्राई किया। कहीं तो फिर दोस्तों यही मेरा सफर आगे बढ़ता गया। तब 2-3 साल तक तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही 2-3 साल के बाद में मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, उसके बाद में मेरा कई शराबियों लोगों से, अच्छे लोगों से मेरा पाला पड़ गया। और मुझे वहां जाना पड़ता था, उनके साथ बैठना पड़ता था। तो मेरा सारा ध्यान उन पे फोकस रहता था। उनकी डिमांड्स पूरी करने में मैं लग जाता था, कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था उस चीज का, कि यार मैं भी आगे कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा था, क्योंकि बचपन से लेकर कॉलेज लाइफ तक जो भी मैंने ठोकरें खाई थी, जिस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल एकदम बहुत ही मतलब ये था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं अपनी खुद के बल पर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाता। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ काम धंधे करके, कुछ ना कुछ छोटा मोटा जॉब करके मुझे ये सब करना पड़ा। और मैंने दोस्तों पूरी ईमानदारी के साथ में किया। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि यार मैं लास्ट मोमेंट में इस शराब की वजह से रास्ते पर आके 5-5 रुपए के लिए भीख मांगूंगा, लोगों के साथ में इतना झूठ झाट बोल के उनसे पैसे हिटूंगा। और ये सब करते हुए दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि यार मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो सब मेरे लिए सही है। बस मैं अपनी वो प्यास को बुझाना चाहता था, कि जो मेरे अंदर में जागरूक होती थी, जो मेरा मेंटल ऑब्सेशन शराब के लिए था, कि यार कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मुझे इस शराब को पीना ही पीना है। चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, चाहे मुझे किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी के जेब से पैसे निकालने पड़े, या घर से चोरी करनी पड़े, ये सारी चीजें की है दोस्तों मैंने। और आखिरी समय ऐसा आया था कि उस समय जब मेरी वाइफ मुझे छोड़ के जा चुकी थी, 2018 की बात है ये, मुझे बोलने वाला भी कोई नहीं था, ना रोकने वाला था, ना टोकने वाला था। उस समय तो दोस्तों मैंने पूरी सारे हदें पार कर ली। घर का मुझे जो भी सामान दिखता था, मैंने उसको शराब के लिए बेचना शुरू कर दिया। मेरे मन में हमेशा विचार रहते थे कि यार अभी तो मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। घर के पास ही रहता था मैं, किराए की से मेरी रूम थी, क्योंकि घर वालों ने भी मुझे घर पे नहीं रखा था।
क्योंकि यही एक मेरा जो स्वभाव बन गया था शराब पीने के बाद, शैतान एक इंसान से इस शराब ने मुझे हैवान बना दिया था। लेकिन दोस्तों मुझे ये बीमारी समझने के लिए काफी समय लगा। रिहब में भी मेरा आना जाना हुआ, 6-7 बार मैं रिहब किया, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को शराबी नहीं मान रहा था। और मुझे नहीं लग रहा था कि जबकि मेरे पास का सब कुछ चले गया, मेरी दुख चली, मुझे घर से निकाला गया और मेरे घर में ताला लगाया गया, मुझे जो भी एक दो बैग, जो भी दो चार जोड़ी कपड़े मुझे लेने के लिए बोला गया, उतना लेके मुझे वहां से निकाला गया। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी मैं शराब ना नहीं बोल रहा। और देखो कि मेरे अंदर में इतना अहंकार था कि मैंने उनको तभी बोला, मेरे घर वालों को और वो मेरे घर मालक, ठीक है यार, आज मेरी कंडीशन खराब है, आज आप लोग मेरी मुझ पर तरस नहीं खाते हो, आप मुझे बाहर कर रहे हो, तो मेरा भी आपसे वादा है कि एक ना एक दिन या अनंता जब बड़ा आदमी बनेगा तो आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। ये तो भी दोस्तों ये मेरी अंदर का जो वहम था, मैं किसको क्या दिखाने वाला था मुझे नहीं मालूम। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों मेरा ये शराब का जो सफर है इतना बढ़ गया कि मतलब मुझे खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए थी, पीने के लिए पानी नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे पेट में शराब जरूर चाहिए, क्योंकि हाथ पैर शरीर इतना कांपता था कि मुझे खड़ा होना, मुझसे बात करना नहीं हो रहा। इस तरह से ये मेरा जो ऑब्सेशन था शराब के प्रति, और मुझे लगता था कि यार शराब पीने से मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, कम से कम दो निवाले मैं खाने के तो खा सक रहा हूँ। अगर शराब नहीं पीऊंगा तो मेरे अंदर में आधी रोटी भी नहीं खा सकता मैं, ना किसी से बात कर सकता, ना ढंग से चल सकता, पूरा मेरे शरीर में जो शिवरिंग होती थी। और उस वो समय ऐसा था कि मुझे को तो कोई पैसे तो देने की बात बहुत दूर की बात थी, कोई हॉस्पिटल में लेके जाने को भी तैयार नहीं था। सबने बोल दिया था कि ये ऐसा मरने वाला है, उसको इसकी हालत पे छोड़ दो यार, क्योंकि इसका अभी कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इसने अपने हाथ से ये सब कुछ किया है, तो इसने कुल्हाड़ी खुद मारी है। दोस्तों सोचता ही रह गया मैं, लेकिन मुझे कहीं से भी थोड़ी भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। दोस्त गाँव छोड़ा, दूसरे शहर में आया, भटकता रहा, लेकिन उस शराब का जो ऑब्सेशन था मेरे दिमाग में, वो कम नहीं ज्यादा शराब पीने की इच्छा हो रही थी। वो रिजेंटमेंट में, वो खुन्नस में, कभी कभार खुशी में, कभी कभार बहुत ज्यादा गम में जब मैं रोता था, कभी कभार मुझे इतना गिल्ट फील होता था कि यार सारा क्या से क्या हो गया, तो वो सारा पछतावा, वो सेल्फ पिटी में जाकर और ज्यादा शराब पीना, और सड़क सड़क पे, रास्ते के किनारे, नालियों में गिरे पड़े रहना, ये सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ हुई। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से ये शराब का जो जुनून था नहीं, मुझे लग रहा था कि एक ना एक दिन जो मेरे बाकी दोस्त लोग पीते हैं उनकी तरह मैं एक ना एक दिन शराब को अच्छी तरह से, ढंग से, किसी को भी हर्ट ना करते हुए पी सकता हूँ। ये जो मेरे अंदर में दोस्तों एक बहुत बड़ा वहम था कि समडे सम हाउ आई विल बीट द गेम, ये कभी भी नहीं हुआ दोस्तों। मैंने जब जब मैंने शराब का ग्लास, शराब पीने की कोशिश की ढंग से, अच्छी तरह से, मैं सोच के जाता नहीं यार, आज भी तो मुझे अगले दिन से काम पे जाना है, आज उतना नहीं पीऊंगा, बस थोड़ा सा ही पीऊंगा। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो जाता था यार, मैं 90 पीने वाला बंदा वहां पे एक दो क्वार्टर मार के रोड पे पड़ा रहता था, कभी बियर बार के सामने, कभी वो देसी भट्टी के सामने, कहाँ पे पड़ा रहता था, कभी बदन पे कपड़े होते थे नहीं होते थे, ये सारी चीजें दोस्तों मेरे साथ होती गई। और न जाने मतलब अ, एक पागल सा हो गया था मैं, कि मुझे समझ में तो आ रहा था कि अनंता तुझे ये सब नहीं करना है, लेकिन मेरा अपने आप पे कंट्रोल में पूरी तरह से खो चुका था। जो बिग बुक में भी हमारी बहुत अच्छी बात लिखी, वो शक्ति नहीं थी यार मेरे पास में। इच्छा थी लेकिन शक्ति नहीं थी, शक्ति की कमी ही मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी, जो हमारे बिग बुक में भी लिखा गया है कि लैक ऑफ पावर इज अवर डायलेमा। तो इसी तरह से दोस्तों मेरा ये सफर सफर आगे बढ़ता गया। जिन लोगों ने मुझे अपमानित किया था, जिन जिन लोगों ने मुझे मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद किए थे, उन सारे लोगों की खुन्नस, जिन लोगों को मैंने पैसे दिए थे, जो लोग मेरे पैसे नहीं लौटा रहे थे, उनके घर के सामने जाने के बाद में भी, उनसे गाली गलौज करने के बाद में मुझे थप्पड़ मार के भगा, लेकिन कोई पैसे देने का नाम नहीं लेता था। ये तो कि वो एक अंदर में एक उनके प्रति जो रिजेंटमेंट भरी थी, मैंने उस रिजेंट में भी मैंने कईयों बार शराब पी है। और पता नहीं कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं मैंने शराब के लिए ठोकरें खाई है, या कौन सा काम नहीं किया है मैंने। जो एक फार्मासिस्ट आदमी, जो मालक की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान, जो अपने सर पे टोकरी पे ईटा लेके जा रहा है, रेती लेके जा रहा है, खेत में काम कर रहा है, नाली सफाई कर रहा है, किसी के लैट्रिन में जाके तो उसका साफ सफाई करके 50 रुपए के लिए खा, ये सारी चीजें मैं कर रहा था। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे शराब से दूरी पानी चाहिए, क्योंकि मुझे उस वक्त लगा
कि मेरा आज एक ही सहारा है, वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी शराब। मेरे घर वालों ने, मेरे बाहर वालों ने, मेरे प्रोफेशन के लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सारे मेरे वेल विशर ने मुझे समझाया था कि अनंत अगर तू ऐसा ही रहेगा तो एक दिन तू इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी दोस्त। जो मेरे अंदर में जो भरा पड़ा था कि नहीं, सबने मुझे ठुकरा दिया है तो मैं इनको एक ना एक दिन, मैं अपनी अच्छाई से, मैं अपने अच्छे कामों से, इनको मैं अपना जो मैं कर सकता हूँ, अनंत क्या चीज है इन मैं इनको दिखा सकता हूँ। ये मेरी जो अंदर की भावनाएं उभर के आती थी दोस्तों, उसी में मैं रोता था। कभी अपने आप को मैं हंसने पड़ता था कि यार चलो कोई बात नहीं अनंता, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, ये ईश्वर। लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं पागलों की तरह भटक रहा हूँ, कोई सहारा नहीं दे रहा है। मैं कभी बस स्टैंड पे, कभी पेट्रोल पंप पे, कभी किसी पेड़ के नीचे, कभी खेत में मैं सो रहा हूँ। हाँ, मेरी सारी बैग्स चोरी हो जाती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं। और फिर मुझे लगता है कि यार मैं रियाब में फिर भी मेरा आना जाना शुरू होता है, जहाँ पे मुझे पैसे नहीं। लेकिन दोस्तों रियाब में जाने के बाद में भी मेरे अंदर में वो एक्सेप्टेंस नहीं आया। वहां पे भी बीमारी शेयर होती थी, मुझे बताया जाता था कि यार अनंता, बीमारी के जो प्रमुख तीन जो सिम्टम बताए हैं, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, और इसके जो मुझे जो दो अंत बताए थे कि पागलपन और अकाली मृत्यु। सारी चीजें दोस्तों मुझे समझ में आती थी, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। मुझे लगता था कि यार मैं बीमार हो ही नहीं सकता यार। अगर मैं बीमार रहता तो किसी ना किसी डॉक्टर ने मुझे बताया होता कि तुमको ये बीमारी है, तुमको इस चीज से परहेज करना है। जैसे मुझे अगर शुगर की बीमारी है, डॉक्टर मुझे एडवाइस करते हैं कि मीठी चीजें मत खाओ, शुगर बंद कर दो, अपने डेली लाइफ रूटीन इसमें चेंज कर लो, जीवन शैली में बदलाव करो। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई कुछ नहीं बोल रहा था कि ये किस तरह से बीमारी हो सकती है। ये साले पागल लोग हैं। ये पैसा हटने के लिए लोगों को जमा करते हैं, 30 दिन 90 दिन का इलाज करते हैं, इलाज हो ना हो लेकिन इनके पैसे बनते हैं। बस यही एक कही तो भी धारणा मेरे दिमाग में दोस्तों इस तरह से फिक्स हो गई थी कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं कभी तो भी इस दलदल से बाहर निकल के अच्छी जिंदगी जी। लेकिन दोस्तों जब मैं पहली बार मैंने ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की, तब मैं मेरे खेत पे मुझे एक मजदूर का काम मिला था बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मुझे रियाद में ही बताया गया था कि अनंता एक ही मीटिंग कर। लेकिन इस मीटिंग से मुझे बहुत नफरत थी, मुझे बहुत चिढ़ थी। मुझे हमेशा लगता था कि यार जब मैं इतने ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मुझे सारी दवाइयाँ पता है, तो मैं इससे अगर मैं ठीक नहीं हो रहा तो ये मीटिंग से क्या खा ठीक होऊंगा मैं। ये मेरी दोस्तों जो मेरे अंदर में जो धारणाएं थी, कहीं तो भी मुझे ये धारणा ने ले डूबा। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा थी कि इसने मुझे मरने नहीं दिया दोस्तों, जिंदा रखा। और इस सुंदर फेलोशिप में, इस सुंदर संगत ने मुझे लाके बिठा दिया कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी शुगर पा सकूंगा, अच्छा जीवन भी जी सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ तब कोई भी नहीं था। एक झोपड़ी में मैं अकेला रहता था, जहाँ पे मेरा एक खटिया थी, 20-25 मच्छी के बोरे थे जिनको मैं रोज दाना डालता था। मेरे पास 2-4 बर्तन और अपना शेगड़ी, बस इतना ही सामान था। लेकिन जब मैं पहले टाइम मैंने इस मीटिंग को शुरुआत की दोस्त के मोबाइल से, तब मैंने बहुत मतलब इतना खुद को ये किया कि यार एकदम से मैं, मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रो पड़ा कि यार ये तो पूरी की पूरी कहानी मेरी बता रहे हैं। अगर ये भाई 5 साल, 10 साल, कोई 20 साल, इतने साल दूर रहकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, तो तेरे तब मेरे मन में ख्याल आया कि ना तब तू भी जी सकता है। मुझमें सिर्फ शराब का ही, मैं जब शराब पेट के अंदर जाती थी तो मुझे अन्य बहुत सारी चीजों का और ऑब्सेशन आता था। जैसे कि जुगार हो गया, जुआ। जैसे मेरे मेडिकल स्टोर में मैं जब शराब पी के बैठता था 90 या एक पैक 2 पैक मार के, तब कुछ गल्ला हो गया दोपहर तक, तो हम मेरे बाजू में ही जुए का चाय की दुकान थी, वहां पे हम लोग बैठते थे, टाइम पास करने बैठते थे शुरुआती में। तो मुझे लगता था कि यार अभी टाइम हो गया, अभी मैं इसको उसको फोन करके वहां पे बुलाता था, आओ ना भैया आओ ना, टाइम हो गया, अभी बैठेंगे खेलेंगे। मुझे लगता था कि धंधा तो हो नहीं रहा, धंधा होएगा कैसा, सारे पैसे में जुए हुए और शराब में मैं पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था। तो मेरे पास दुकान में स्टॉक भी नहीं था, कस्टमर आए, जो भी आते थे वापस जाते थे, तो सेल्स भी उसमें नहीं बढ़ती थी मेरी। कहीं तो भी मुझे लगता था कि यार इस जुए की वजह से तो कम से कम 1000-2000 तो आ जाएंगे। दोस्तों 1000-2000 के चक्कर में मेरा पूरा गल्ला में पूरी तरह से खाली कर। और दूसरे दिन या फिर शाम को जब मेरे घर में पूछते थे कि आजकल कितना हो गया बिजनेस, आजकल कितना काउंटर है, मैं झूठ झाट कर उनको बोल देता था कि नहीं, जो व्यापारी आया था उसको पैसे देना जरूरी था तो उसको मैंने सारे पैसे दे। कभी मेरा भाई आता था दुकान में, एक बार कभी पापा आते थे, कभी वाइफ, तो रिसिप्ट तो उनको मिलती नहीं थी। मैं बोलता था उनको कि नहीं, पेमेंट
उनको दे दिया है, उनके पास रिसीप्ट खत्म हो गई थी। ऐसे मतलब इतने झूठ-झाट कि देखो कि मेरे अंदर में उस शराब का तो एक जुनून सवार था ही, लेकिन उसके बावजूद मुझे शराब, उसके बावजूद जो जुआ बोलते हैं, उसके बावजूद जो मेरी लस्ट थी, सबसे बड़ा जो मेरे लाइफ में जिसने मुझे तहस-नहस करके रख दिया, वो था लस्ट का फैक्ट। मैं शराब, शबाब और कबाब में रहने वाला बंदा था। जैसे हमारे ए में बोलते हैं कि ट्रायंगल में रहो, सर्विस, यूनिटी और रिकवरी। उसी तरह से मेरा वो ट्रायंगल बन गया था कि मुझे उस ट्रायंगल से बाहर निकलना आता ही नहीं था। अच्छा होने के बावजूद भी मैं उसमें मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन था, उसमें उसी चीज़ में फँसा रहता था कि आज मुझे किस तरह से पैसे मिलेंगे, किस तरह से मैं आज बाहर जाके पार्टी करूँगा। मतलब ये तरह-तरह के विचार मेरे दिमाग में आते थे। तरह-तरह की सोच मेरे दिमाग में आती थी कि यार अनंता तू ऐसा करने से तुझे ऐसा होगा। मतलब दुकान की तरफ ध्यान देना तो बहुत दूर की बात है। मैंने दुकान को तो पूरी तरह से छोड़ ही दिया और बस अपने जीवन के मज़े ले रहा था। मेरे साथ में मेरा परिवार भी है। कभी मैंने उनकी तरफ झाँकने की भी कोशिश नहीं की। मेरी शादी भी हो गई थी तब, मुझे बच्चे भी हो गए। मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं भूल गया और एक शराब का जुनून और जुआ और लस्ट, इसी ट्रायंगल में दोस्तों मैं फँसता गया और आखिरी-आखिरी मोमेंट में घरवालों ने भी हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला कि ये कभी भी सुधर नहीं सकता अभी। तो मुझे उस समय घर से भी बाहर निकाला गया। मुझे वाइफ़ और बच्ची के साथ मैं घर से बाहर निकला। तब मुझे रूम नहीं मिल रही थी, लेकिन भगवान की दया से एक टीचर ने मुझे रूम दी, वो भी सिर्फ़ 1 महीने। तब मेरे वाइफ़ ने बोला था कि अभी तो भी सब छोड़ दो। देखो अब हम लोग अकेले हो गए हैं। आपका दुकान तो चलता नहीं है क्योंकि दुकान में तो स्टॉक ही नहीं है। तो कस्टमर आएँगे तो भी क्या लेके जाएँगे? जो भी पैसे आते हैं आप जुए में और शराब में उड़ा देते हो। और हमारे बच्ची अभी छोटी है, लेकिन उसका भविष्य क्या है? मेरा भविष्य क्या है? इस तरह से मेरी वाइफ़ जो रोती थी, मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी, मुझे बताती थी कि अभी नहीं तो कभी। लेकिन मैं नहीं मानता था दोस्तों। मैं उसको हमेशा बोलता था कि तू क्या मुझे बताएगी? आज जो कुछ भी हूँ मैंने अपने दम पे सब कुछ किया है। ये जो मेरा अहंकार था, ये जो मेरा दोस्तों ईगो था ना, इस ईगो ने मुझे कहीं का नहीं रखा, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता बनाकर ही छोड़ दिया दोस्त। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगठना में आने के बाद एक-एक दिन के हिसाब से क्यों ना हो दोस्तों, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होते गया और मुझे नहीं लगा कि सुनने पे मजबूर हो जाऊँगा, कुछ सोचने पे मजबूर हो जाऊँगा और मेरे अंदर में जो भी झूठे वहम थे, जो मैं जिस इमेजिनेशन में मैं इल्यूजन में मैं जो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश कर रहा था और मैं रियलिस्टिक में आ गया दोस्तों, रियलिटी में आ गया कि मुझे वो मेरे जीवन की रियलिटी धीरे-धीरे समझ में आती है। क्योंकि सीधी-सी बात है, मेरे जैसी शराब का दिमाग इतना विकृत हो जाता है ना, एक जिसको बोलते हैं डर्टी माइंड, ये कुछ अच्छा सोचता ही नहीं था। कोई औरत रास्ते से जाते दिखती है, उसका मेरी तरफ ध्यान भी नहीं है, तो मैं जानबूझ के उसको देख के उसका ध्यान अपनी तरफ बटोरने की कोशिश करता था। अब मतलब इतनी गंदी सोच अंदर में, इतनी गंदी वासना अंदर भरी थी कि मतलब घर में सब कुछ होते हुए भी मुझे बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि बाहर में जाने के बाद में मेरे अंदर में जो सोच रहती थी कि ये मेरे लिए सही है, इसको मैं एक ना एक दिन किसी भी कीमत पर हासिल कर लूँ। शादी के पहले तो मैंने ये सब कुछ किया था दोस्त, और वो तो बहुत ही खतरनाक पीरियड था मेरा लस्ट का, जो शादी के पहले का था। और बोलते हैं कि मैं शराब पीकर शराबी नहीं बना। कहीं तो भी मेरी जो पर्सनैलिटी है, आई वॉज़ बोर्न अल्कोहलिक, कहीं तो भी मेरे जीन्स में वो था कि मैं शराबी बनूँ, क्योंकि शराबियत ने मुझे पूरी तरह से मार डाला है। शराब का इसमें कोई भी दोष नहीं है, ना कोई रोल है। शराब तो एक सिम्पटम था मेरे लिए, लेकिन मेरे अंदर में जो सही मायने में जो इज़्म भरा था, इनसाइड में मेरे अंदर जो भी था, जो शैतान छुपा हुआ था, जो मैं लोगों को दिखाता कुछ और हूँ और मैं रहता कुछ और हूँ। और इसी तरह से दोस्तों मैं करते-करते मैंने सारे वो हदें पार कर ली कि मतलब मुझे जो काम नहीं करना चाहिए था, इतना जुनून था अंदर, इतना मेंटल ऑब्सेशन सिर्फ़ शराब का ही नहीं। मैंने अभी बताया कि शराब के साथ मुझे शबाब, कबाब और शराब, ये ट्रायंगल में मैं फँसा और ये ट्रायंगल ही मुझे दोस्तों अपनों से दूर लेके गया। मैं खुद से दूर होते चले गया, मैं अपनी अपनी नज़र में गिर गया। अब मैं खुद अपनी नज़रें अपने आप से नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मुझे गिल्ट फ़ील होती थी। जब सब कुछ होने के बाद मुझे होश आता था, तब मुझे समझ में आता था कि अनंता तू गलत किया है। बस यार बस 1-2 घंटे का पछतावा होता था। उसके बाद में चल कोई बात नहीं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, आज थोड़ा पिए, अभी अच्छे से
नई शुरुआत करेंगे, बस इसके बाद में नहीं। बस ये मेरी सोच रहती थी, एक डिसीजन पे पहुंच जाता था मैं। लेकिन दोस्तों वो डिसीजन कुछ समय तक सीमित रहता था, उसके बाद में मेरा जो शुरू हो जाता था धुआंधार बैटिंग कि मतलब मेरे पास कौन बैठा है, मुझे कौन लेके जा रहा है। घर में जाने के बाद गाली गलौज, घर में जाने के बाद फेंक बात, घर में जाने के बाद सब कुछ पूरा माहौल घर का खराब करना, यही सारे दिन मेरे से होता गया। एक दिन मेरी वाइफ ने, उसका बर्थडे था 15 सितंबर 2018 को, और उसके बर्थडे के दिन हमारी गाली गलौज मारपीट हो गई। तो उसके 3 दिन बाद ही वो चली। उसके घर में कुछ प्रोग्राम था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उसको भेजने के लिए, क्योंकि तब मेरा मेडिकल स्टोर, सब कुछ, मेरी नौकरी, सब कुछ जा चुका था। मैं एक मेडिकल स्टोर में काम कर रहा था फार्मासिस्ट का, वो भी मेरा जॉब जा चुका था। वाइफ कैसे तो भी घर को सिलाई के काम से हेल्प कर रही थी, मैं उसके भी पैसे ले जा। वो जाने के बाद दोस्तों फिर वापस आई, और मैं इस तरह से पागलों की तरह भटकने लग गया कि यार, मैं बोला यार नहीं अभी अनंत, बस बहुत हो गया। मेरे भाई ने मुझे मेरे रूम पे आया, दोनों भाई आए, मेरे पापा भी आए, तुझे जिंदा रहना है क्या? बोला हाँ मुझे जीना है। तो शराब तो नहीं छोड़ पा रहा, फिर कैसे जिएगा? ये हालत देख। बोले इतना 50-60 किलो का तेरा वजन था, अब 35-37-40 पे अंदर ही था मेरा वजन उस समय। तो उन्होंने मुझे रिहैब में भी डाला। वहां से आने के बाद 2-3 महीना अच्छा रहा, फिर मेरा शुरू हुआ। मेरे दिमाग में वो विचार ऐसे भरे थे कि यार मेरी वाइफ ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, मुझे बच्ची से क्यों बात, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की है कि मैंने तो उसकी शराब ही पी है ना मैंने किसी के घर में चोरी की है, ना किसी के घर में डाका डाला है, ना किसी को मैंने लूटा है। ये सारी जो मेरी भावनाएं रहती थी, मेरी सोच रहती थी, मेरे विचार रहते थे, ये कहते थे दोस्तों, मुझे आज समझ में आता है इस बिग बुक के माध्यम से, जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक एक वर्ड्स अच्छी तरह से समझा के बताया कि तेरे साथ में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था। तो बंदा तो बहुत अच्छा है, बिना शराब पिए अच्छा है, लेकिन तेरे अंदर में जो कमियां है, तेरे भीतर में जो गंदगी है, जब तक तू उसको साफ नहीं करेगा तब तक के तेरे दिमाग से ना शराब का, ना शबाब का, ना कबाब का, ये जुनून, ये मेंटल ऑब्सेशन मरते दम तक नहीं जाने वाला है। मैंने तो सब बातें सुन ली, लेकिन दोस्तों देखो मेरे जैसा शराबी कितना चतुर, चालाक और होशियार होता है। जिस तरह से मेरी ये बीमारी है ना, पावरफुल, प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट, चतुर, चालाक, मायावी, उसी तरह का व्यक्तिमत्व मेरा है। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। और मैं कभी, मुझे नहीं लगा कि स्टेप्स लेने चाहिए, मैंने नहीं लिए 2 साल तक। 2 साल के बाद में मैंने स्टेप लिए, वो भी आधे अधूरे। हमको हमको बोला जाता है यहाँ पे कि आधे अधूरे प्रयासों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अच्छा हो गया कि मैंने उस चक्कर में शराब नहीं पी, वही चक्कर जो मैंने अभी रिसेंटली बताया कि लस्ट, बाकी और कुछ भी नहीं। वाइफ से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता था, कोर्ट में जाके जज साहब को बोलता था कि मुझे वाइफ के साथ अच्छा हो, मुझे ये बीमारी हो गई है। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम बोलता था वहां पे जज के सामने, चाहे आप मुझे 5 साल 10 साल अंदर डाल दो, लेकिन मैं अभी अच्छा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। मेरी जो बड़ी बड़ी बातें मैं जज के सामने बोलता था, मेरी वाइफ को बोलता था। लेकिन दोस्तों सही मायने में मैं अंदर से क्या था ये मेरा मुझे मालूम था, और उस भगवान अंदर में जो मैं छुपा रुस्तम था, बिहाइंड द मास्क की जो मेरी पर्सनैलिटी थी दोस्तों, वो मैंने कभी किसी के सामने आने, और यही मेरी पर्सनैलिटी, यही मेरा जो ड्यूअल पर्सनैलिटी था, यही मुझे लेकर डूबने वाला है। भगवान ने मुझे अलर्ट किया, अभी तो भी सुधर जा। जिस तरह से मैं, मेरा एफबी पे हो गया, इंस्टा पे हो गया, मेरी चैटिंग जोटिंग शुरू रहती थी। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पूछा था ईमानदारी से, मैंने उनको ईमानदारी से बोला भी था चैटिंग जोटिंग करता हूँ, इसके बाद में मेरा आगे कुछ भी नहीं है, बस बातचीत करते हैं, कॉलेज के फ्रेंड है ऐसा है। लेकिन मेरे अंदर में, मेरे दिमाग में जो जुनून था, मेंटल ऑब्सेशन था, मतलब देखो कि वो रियल में वो है कौन मुझे ये नहीं पता, लेकिन चैटिंग में मैं इतना मस्त हो जाता हूँ कि अगले अगला वाला अगर मुझे एक दो शब्द मेरी प्रशंसा करता है, मेरी तारीफ करता है, तो मैं चने की झाड़ पे चढ़ जाता हूँ, और मतलब अपनी सारी जो अंदरूनी बातें हैं उनसे शेयर करने लग गया। तो ये कई बार मेरे साथ में हुआ, और ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे घर में भी हुआ था। अब मेरे वाइफ का भी मेरा बहुत बड़ा झगड़ा भी हो गया था। मतलब देखो कि 4 साल के बाद में वो वापस आ गई, फिर भी मेरे अंदर का जो नष्ट का पार्ट था, जो वासना थी, आज बच्ची बड़ी हो रही है, आज बच्ची 11वीं क्लास में है, हाँ वाइफ साथ में आ गई है इतने सालों के बाद में, तो मेरी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें भूल जाता हूँ मुझे। लेकिन जो शराबियत में मेरे अंदर में जो जुनून सवार था, जो चीजें मैंने शराबियत में की थी, कहीं तो भी मुझे लग रहा था कि वही चीजें मैं सोब्राइटी में आने के बाद भी उसको मैनेज कर सकता हूँ। जुआ, मटका,
मटके ने तो मुझे इतना पागल कर दिया था। मेरे साथ मेरा भांजा था मेरे तालाब पे। जब मेरा वो क्या बोलते प्रमोशन हो गया था, मुझे साइड इंचार्ज बना दिया गया था। मेरे अंडर में पाँच छह तालाब थे, उसके उस पे काम कर, उसमें से एक मेरा भांजा था। वो मटके का बहुत बड़ा शौकीन था। मुझे नहीं पता था जिंदगी में कभी मैंने सट्टा मटका वो क्या बोलते हैं, कभी नहीं खेला था मैंने। लेकिन उसने मुझे बताया कि मामा देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, और उसके पैसे लेकर मैं जाता था वनी में। तब मैं वनी से 12 किलोमीटर वो खेत में रहता था। तो उसके पैसे लेके जाता था, 100 200 लेके लगाना, तो 1 घंटे के बाद 2000 लेके आना। तो कहीं तो भी मेरे अंदर में वो एक मेंटल ऑब्सेशन जागृत हुआ। यार ये तो बहुत सरल आसान है, साला मैं तो महीना भर काम करके मुझे 17 18 हजार रुपये सैलरी मिलती है, ये तो कुछ घंटों में 2000 रुपये ये कर रहा है। तो मैंने भी उसका ट्राई करके मैंने भी लगाया। फिर रात रात भर तक उसने मुझे जो टिप्स देता था, ऐसा करने से ये ऐसा, इससे ओपन आएगा, इससे क्लोज आएगा, इससे ये आएगा। तो रात रात 2 2 3 3 बजे तक मैं जाग के वो कैलकुलेटर लेके पेपर पे लिख के, फिर मुझे लगता था कि कल सवेरे यही आएगा, और यही ओपन तो मेरा कभी फील हुआ ही नहीं था। तो रात रात भर जाग कर वो सब वो सारी मतलब जितने वो राजधानी हो, कल्याण हो, या वो मिलन हो, या जो भी अभी याद भी नहीं आते, क्योंकि अभी तो मैं उससे बहुत ज्यादा दूर हो गया हूँ। तो इतना मेंटल ऑब्सेशन मेरे अंदर भरा था वो मटके का कि यार मुझे खाने खाना नहीं चाहिए था। एक वक्त पे मैं किसी स्टाफ का अगर फोन आता है मेरे सर का, वो फोन को मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन मैं पहले अपने कैलकुलेशन में लगा रहता था, किसी और दूसरे से अगर दूसरे फोन से बात करता तो उनका फोन नहीं लेता। इस कदर मेरे अंदर में वो पैसे की लालच का जुनून एकदम सवार हो गया कि यार मुझे चंद दिनों में ही मुझे फिर से वो दिन वापस लाने थे, जिस तरह से अनंत एक जमाने में सेठ था। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारी इच्छाएं जो थी, सेल्फ फील रन राइड, ये मेरी इच्छा है, लेकिन भगवान की इच्छा कुछ और थी। इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगत में आने के बाद मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया। आज भी मुझे डिसीज के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है कि मैं किस तरह का बीमार इंसान हूँ, किस किस चक्कर में, किस किस लफड़े में फंसकर मैंने अपने आप का जो नैतिक अधपतन किया है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता। कभी कभी गुस्सा भी आता है अपने आप पर, कभी कभी अपने आप पे हंसी भी आती है कि यार तू किस तरह से नालायक इंसान हो गया, किस तरह से तूने अपने आप को गिरा दिया था। उसी चक्कर में दोस्तों मैंने एक दिन 40 हजार रुपये हार गया, और जो पेमेंट मुझे शाम को एक पार्टी को देना था, और उस दिन से आज तक मैंने वो कभी उस मटके को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उस दिन समझ में आ गया कि ये इसी मनी के चक्कर में मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता या करोड़पति नहीं बन सकता। और धीरे धीरे दोस्तों ये बात समझ में आ गई। और मैंने तब से अभी 2.5 साल हो रहे कि मैंने 2.5 साल नहीं हो रहे, 2 साल हो गए कि मैंने अभी तक की उस चीज को नहीं छुआ। उसी तरह से मेरा लस्ट का जो प्रॉब्लम था, जो जुनून सवार रहता था कि मतलब देखो कि रहना दहना करना करना वरना कुछ नहीं रहता था, लेकिन दिमाग में जो सोच रहती थी, विचार रहते, एक जो ऑब्सेशन रहता था उस चीज का, काश मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरे अच्छे दोस्त तो बने, कम से कम हम लोग बात तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे जैसे इंसान के अंदर में वो दोस्ती कहाँ से रहेगी, जिसके अंदर में कूट कूट कर काम वासना ही भरी है, लस्ट भरी है। तो वो मैं अगले इंसान को उस एंगल से देख ही नहीं पाता। मुझे लगता था कि कभी ना कभी, जैसे मैं शराब के बारे में बोलता था कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मैं शराब को ढंग से पी सकता हूँ, तो मुझे इसी तरह से इस बारे में भी लगता था कि कभी ना कभी किसी ना किसी दिन तो ये मेरे बेड पे। ये सारे जो दोस्तों मेरा इल्यूजन था, डिल्यूजन था, जो मेरा इमेजिनेशन, ये कहीं तो भी दोस्तों मुझे रात रात भर परेशान करता था। रात को लेट सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, इससे भी मेरे शरीर स्वास्थ्य पर उसका बहुत सारा असर हुआ था। लेकिन वो मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं उसको मान नहीं रहा था। जिस तरह से मैं अपने आप को शराबी नहीं मान रहा था, उसी तरह से मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अपने आप से मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ये सब लोग करते हैं यार दुनिया में। कौन ये बारे में नहीं सोचता, कौन जुआ नहीं खेलता, कौन मटका नहीं खेलता, कौन ह्यूमनाइजेशन नहीं करता। मैंने थोड़ा सा कर लिया तो क्या, मैंने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। ये जो मेरी सोच थी, ये कहीं तो भी दोस्तों मुझे काफी समय लगा इससे निकलने में। आज भी वो ऑब्सेशन है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि वो पूरी तरह से दिमाग से निकल गया है। बस आज के दिन इतना ही मैं पूरी ईमानदारी के साथ बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ शराब का ऑब्सेशन नहीं है, मुझे शराब की याद नहीं आई इतने 4 सालों में। लेकिन बाकी चीजों की याद आती है। उस अभी एक महीने की पहले की बात है, मेरे भांजे ने फोन किया कि मामा मुझे गाड़ी लेनी, वही भांजा जो मटके वाला है, मुझे फोन किया कि मामा मुझे 30 हजार तक गाड़ी लेनी है, अगर किसी की बेचने की हो तो मुझे बताओ। मैं बोला ठीक है।
मैं मेरे फैमिली के साथ उसके घर गया था, वो नहीं था घर पे। तो उसने मुझे फोन किया। लेकिन 2-4 दिन के बाद में मैंने मेरे जीजा को फोन किया, गाड़ी लेने का था क्या। नहीं, उसने बोले 90,000 की गाड़ी खरीदी। एकदम झटका लग गया मुझे, बोला 30,000 की गाड़ी लेने वाला बंदा 90,000 की गाड़ी एकदम। फिर मैंने उसको फोन लगाया, बोला कैसे, क्या क्या हो गया, कैसे लिया बोले। मामा बोले वो एक जूट मेरे को लग गई, बोले जोड़ी फंस गई की जूट की बोले वो। तो उसमें से 10,000 इधर उधर कुछ खर्चा किए और 90,000 की गाड़ी उतर गई। तब मेरे दिमाग में सडनली थॉट आ गया, साला इसने अगर मुझे ये जोड़ी बता दिया होता तो कम से कम मैं भी तो 2-3 लाख के घर में रहता था आज। कि देखो कि वो मेरे दिमाग में जो फिक्स है ना, जो मेरा जो सेंटर पॉइंट है, मेरे ब्रेन के अंदर में जो घुसी हुई चीजें है ना दोस्तों, उसमें निकलने के लिए मुझे काफी समय लग रहा है। आज सडनली ये विचार आ गया कि यार उसने अगर मुझे जुड़ी बोलता तो मैं कम से कम 1,000-2,000 तो लगा देता था। और मुझे आज मेरा मेडिकल स्टोर खुद का होता था, मुझे दूसरी नौबत नहीं आती थी, यहाँ तक कि मैंने सोच लिया था। लेकिन फिर बाद में मैंने भगवान से प्रार्थना की, नहीं भगवान मुझे ऐसे विचारों से दूर, क्योंकि ये सारी चीजें करके तो मैं ये में आया हूँ। अगर मुझे तब सद्बुद्धि मिलती तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में क्यों आता, मुझे क्यों बिग बुक पढ़नी पड़ती थी, मुझे क्यों स्पॉन्सर लेना पड़ता था, और मुझे क्यों बोला जाता था कि सूचना के स्वरूप में तेरे सामने 12 कदम रखे हैं, तुझे करना है जीवन में अच्छी तरह से खुश रहना है, तो ये तेरी चॉइस है। मेरे सामने चॉइस रखी गई थी, मुझे पूरे पूरा फ्रीडम दिया गया था कि यार तुझे जो भी कुछ करना है तू कर सकता है। लेकिन मेरी जो सोच है ना, जिसको मैंने पहले से ही तरह से बना के रखा है, घटिया सोच जिसको बोल सकता हूँ मैं, कि मुझे सब कुछ जानते हुए भी मुझे वो पॉजिटिव वे में नहीं जाना है, मुझे इजी मनी के चक्कर में। ऐसा कोई तो भी बीच में एक ऐप आया था, वो ऐप के चक्कर में भी मैं घुस गया, उसमें कितने सारे मेरे लाखों रुपए चले गए, मेरे वाइफ के भी गए, कितने लोगों के पैसे मैंने उसने उसमें मैंने बर्बाद कर दिया काफी। मतलब ये सोच कर मैं आज भी हैरान हो जाता हूँ कि यार किस किस मुझे क्या सिर्फ शराब का मेंटल ऑब्सेशन, नहीं, शराब के साथ में मुझे जो सेकेंडरी एडिक्शन है, जो उनका जो मेंटल ऑब्सेशन है, उसी वजह से तो मैं शराब की तरफ जाता हूँ बार। और सबसे बड़ा मेन जो फैक्टर है मेरे लिए, जो मुझे डिस्कम्फर्ट में ले जाता है वो है लस्ट, इजी मनी। अगर इस चक्कर से मैं अगर बाहर नहीं निकलूंगा तो शराब का ग्लास मैं अपने जेब में लेकर, शराब की बोतल अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूँ, ये मेरे लिए उतना ही सच है। तो दोस्तों आज मैंने वो सारी चीजें इजी मनी के चक्कर में तो नहीं हो, लस्ट का जो मैं बोलता हूँ मैंने अभी 1 महीने पहले ही मेरे स्पॉन्सर से बात की थी कि मुझे ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरी फीलिंग्स हो रही। तो उन्होंने बोला कि प्रेयर कर, ये वाला पेज पढ़, ऐसा कर वैसा कर। लेकिन मेरे जैसा आलसी इंसान ना, जब भगवान ने मेरे सामने इतना सुंदर रास्ता रखा है तो मुझे चलने के लिए भी वहाँ पे नहीं हो रहा है। जब मेरे सामने इतना आ, पंच पकवान से भरी मेरे सामने थाली रखी है, तो वो तो मुझे कोई खिला के नहीं देने वाला है, मुझे खुद खाना है अपने हाथ में पकड़कर। लेकिन मुझसे वो भी नहीं होता। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आएगा तो मुझे लड्डू खिलाएगा, कोई आएगा तो मुझे वो रसगुल्ला खिलाएगा, कोई आएगा तो मुझे पूरी भाजी खिलाएगा। ये जो मेरी जो इमेजिनेशन का जो मेरा काल्पनिक विश्व है ना दोस्तों, काल्पनिक जो जिस इल्यूजन डिल्यूजन में मैं जीने की कोशिश करता था, वो कोई तो भी दोस्तों, जो मैं, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ और मरते दम तक का मैं शराबी हूँ। ये बीमारी ना दुरुस्त है, कभी ना खत्म होने वाली, मरते दम तक रहने वाली बीमारी है। और ये मेरे विचारों को लगी हुई आध्यात्मिक बीमारी। जिस तरह से आध्यात्मिक मैं अंदर से मैं कैसा हूँ, जब तक कि ये मुझे जागरूकता नहीं आएगी तब तक कि मैं कभी भी सुकून भरी जिंदगी, मैं बोलता हूँ कभी कभी कि सुखी और समाधानी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। जब तक के लिए मेरा मेरा ये ऑब्सेशन कम नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है 101%। ये सिर्फ मेरे लिए भगवान कर सकता है, ये बात तो 101% मेरे दिमाग में आज कूट कूट कर ये हो गई है कि फिर भी मैं अपनी अक्ल उशारी लगाता हूँ। और फिर भी मेरे समझ में आता है कि यार मैं क्या करता हूँ और मुझे क्या करना। और इसी चक्कर में दोस्तों देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मुझे आज भी लगता है कि यार मेरा सब कुछ अच्छा हो, लेकिन मैं अपनी इच्छा बहुत ज्यादा लगाने की कोशिश करता हूँ, आज भी लगाता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। और उसी चक्कर में मैं कईयों बार मैं फंस चुका हूँ, कईयों बार मैं गिल्ट में जा चुका हूँ, सुसाइड के थॉट तक मुझे आ चुके हैं 2 बार। और समझ में नहीं आता कि यार इस संगत में आने के बाद में भी ये मेरा जो मेंटल ऑब्सेशन है, मेरा जो जुनून है, किस तरह से कम होगा, क्योंकि मैं अपने आप से ईमानदार तो बोलता हूँ। जब तक कि मैं उस ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा, किसी व्यक्ति के साथ ईमानदार नहीं रहूंगा, तो मैं अपने आप से ईमानदार कैसे रह सकता हूँ। क्योंकि यही तो झूठ झाट भरी जिंदगी, यही तो टोपी डालने वाली, इसकी टोपी उसके सर वाली जिंदगी, तो जीते जीते दोस्तों मैंने अपनी सारी जिंदगी की वाट लगा दी। फिर भी मैं वही कर रहा हूँ बार बार जो मुझे नहीं करने को बोला जाता है। और वही
मेरे अंदर, क्योंकि शराबियत ये बीमारी ऐसी है जो मेरे विचारों से लेकर शुरू होती है और मेरे मुझे नाली और गटर तक मुझे छोड़ देती है। यहाँ तक कि मेरा जो स्पिरिचुअल बैंकरप्सी होता है, मुझे वो सब तो याद नहीं आता आज कि मैं किस तरह से गिर पड़ा था, के रोड पे रखा है, किस तरह से लोगों ने मुझे किस ट्रैक्टर पे ठेले पे डाल के कई कई मतलब लेके गए हैं। सारी चीजें मैं भूल जाता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये दिमाग जो है शैतान का दिमाग, ये हैवानियत भरी जो मेरे अंदर की जो लस्ट है, मुझे लगता है कि यार मुझे ऐश्वर्या राय चाहिए, मुझे वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन आज जो कुछ भी उसमें मैं समाधानी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरी जो गंदी वासनाएं है, मेरा जो इजी मनी का चक्कर है, ये सारी चीजें जो मेरे अंदर में कूट कूट कर भरी है। भले मैं कितना भी बोल लूं कि मैंने कितने स्टेप वर्क कर लिए हैं, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। ये बात समझ में आती है आज की मुझे। डेली रोज के रोज मुझे अपने इन्वेंटरी लेनी, डे टू डे। जब भी मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ, मुझे आभार मानना है यार। आगे मुझे ग्रेटिट्यूड शब्द ही नहीं मालूम। बस मीटिंग से दूर, सबसे दूर चल पड़ा अकेला, क्योंकि मुझे समझ में आ गया अभी मैं अभी रह सकता हूँ शराब से दूर। नहीं, ये मेरी गलत फहमी है। और ये गलत फहमी में मैं अगर ज्यादा दिन रहूंगा तो मुझे पता है 101% एक दिन मैं शराब पीकर कहीं ना कहीं गिरा पड़ा मिलूंगा। और तब मुझे कोई बचाने नहीं आएगा सिवाय एक के मेंबर्स के, मेरे भाइयों के सिवाय। जो मेरे एक के भाई है, जो मेरे वेलविशर है, वही मेरे साथ में आएंगे। ना कोई समाज वाला, ना बाहर वाला, ना कोई मेरा घर वाला, ना कोई मेरा रिश्तेदार आने वाला है। तो ये इतनी सुंदर संगठन में आने के बाद दोस्तों, कई तो भी आज भी जो हरकतें होती है, उसके लिए मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। सुबह दोपहर शाम, दुकान में रहो घर में रहो, तो वही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तू बस मुझे सद्बुद्धि दे। क्योंकि आज मुझे भगवान को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ दे रहा हूँ। लेकिन अच्छी चीजों के कर चुकी है। जब तक कि मैं उसको बाहर नहीं निकालूंगा तब तक के मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। और कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती जब तक कि मैं अपना ये अपनी विचार, अपनी सोच, वो वहम है, इसको बाहर निकाल के फेंकूंगा नहीं। और पूरी तरह से समर्पित भावना से, सरेंडर की भावना से जब तक कि मैं एक्शन नहीं करूंगा और पूरी रिगरस ऑनेस्टी के साथ में इस मुझे दिखाए गए मार्ग पर नहीं चलूंगा, तो मेरे साथ में जिंदगी भर ये मेंटल ऑब्सेशन चलने वाला है। ये जिस जुनून को लेकर मैं आज बड़ा हुआ, वो शराबियत से बाहर निकलने की आज जो कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें मुझे और कई ज्यादा मेहनत करने की आज जरूरत है। और मुझे वो करनी ही करनी है। वो बात है, अगर मैं नहीं करूंगा जो मुझे सही राह पर लेके जा रही है, तो मेरे लिए गलत रास्ते तो बहुत सारे हैं। गलत रास्ते पे किसी को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप चल जाता है इंसान। लेकिन आज भगवान की दया है और आप भाइयों का साथ सहयोग है दोस्तों की, जो कुछ भी हुआ यार इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगठन के माध्यम से, आप भाइयों की जो शेयरिंग की वजह से मुझे ये ताकत मिलती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, उस भगवान की लीला अपरंपार जो मुझे बचा के रखा, क्या गरज थी उसको मेरे जैसे हैवान को बचा के रखने की। उसके मन में कुछ मेरे लिए विशेष प्लान था, विशेष योजनाएं थी, तभी उसने मुझे जिंदा रखा दोस्तों, और आप भाइयों के बीच में ला के रखा। कहीं तो भी आज समझ में आ रहा है कि एक एक दिन के हिसाब से क्यों ना हो, मुझे ये सारी कमियों पे मुझे काम करना है। मरते दम तक नहीं जाने वाली, मेरे स्वभाव दोष नहीं बदलने वाले, लेकिन मैं कुछ ना कुछ हद तक अपने आप को बदलाव ला सकता हूँ, बदलाव करने की कोशिश करता हूँ। वो कभी मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। बस मेरे लिए आज पॉसिबल है तो अपने आप को बदलना, अपने स्वभाव दोष को बदलना, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को बदलना, और अपने ईश्वर से हमेशा सहायता लेते रहना, प्रार्थना के माध्यम से, उस मेडिटेशन के माध्यम से मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, संयमी बनना है, मुझे मौन में रहना है। और मुझे अगर मैं यही करते रहूंगा तो मुझे मालूम है एक ना एक दिन जरूर वो भगवान मुझे वो सद्बुद्धि जरूर देगा। बस मुझे उससे मांगना है, वो झोली भर भर के मुझे देता है, लेकिन मेरी वो नियत चाहिए मांगने की, मेरी अंदर में वो श्रद्धा चाहिए, मेरे अंदर में वो भाव चाहिए। तो दोस्तों आज यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का, जिन्होंने मुझे फिर से एक बार यहाँ पे अपने विचार, अपने मन की बात और अपने शेयरिंग करने की मुझे यहाँ पर जो चांस दिया है, और कामिल भाई का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पे बोलने का मौका दिया। दोस्तों मेरे बोलने से अगर किसी भाई को कोई हर्ट होता है तो मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे अपने खुद के अनुभव थे। जिसको लगता है तो वो लिख दे। और इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी शेयरिंग को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।